एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ रहे हैं साइंस और साइंस में हमारा आज का टॉपिक है फिजिक्स का टॉपिक। तो फिजिक्स से आज हमने सभी फिजिक्स के क्वेश्चन ही लिए हैं और सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। लगभग 35 क्वेश्चन को लिया है आज के वीडियो में। सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं जो कि कभी ना कभी एग्ज़ाम्स में आए हैं या आ सकते हैं। ओवरऑल वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी वीडियो से स्किप ना हो, एंड तक बने रहें। और फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक ज़रूर कर दीजिए। और फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है फिजिक्स का, वो है फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं। तो फोटोग्राफी में जो मुख्य रंग होते हैं वो होते हैं लाल, नीला और हरा। जो भी फोटोग्राफी होती है, कलरफुल फोटोग्राफी होती है, कलर जो फ़ोटो होते हैं उनमें जो मेन रंग होते हैं वो होते हैं लाल, नीला और हरा रंग। बहुत ध्यान रखिएगा ये चीज़। बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं में क्या परिवर्तन होता है। तो जब हम बहुत अधिक ऊंचाई पर जाते हैं, जैसे किसी पहाड़ पर हम जा रहे हैं, तो जब हम बहुत अधिक ऊंचाई पर जाते हैं तो हमारे शरीर में क्या परिवर्तन होता है, या जो हमारी आरबीसी है उनमें क्या परिवर्तन होता है। तो आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है। आरबीसी मतलब लाल रक्त कणिकाएं, रेड ब्लड सेल्स, इनकी संख्या क्या होती है, ऊंचाई पर जाने पर बढ़ जाती है। ध्यान रखिएगा, घट जाती है, बढ़ जाती है, इस तरह से ऑप्शन दिए होंगे आपको। तो आरबीसी की संख्या ऊंचाई पर जाने से बढ़ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है, आधुनिक चर्म शोधन उद्योगों में ऐसी कौन सी भारी धातु पाई जाती है जो विषैली होती है। तो आधुनिक चर्म शोधन जो उद्योग होते हैं उनमें भारी धातु जो पाई जाती है वो होती है क्रोमियम, और क्रोमियम एक विषैली धातु है। ठीक है, नेक्स्ट है, कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर, कृत्रिम जो सैटेलाइट होती है उसके अंदर व्यक्ति स्वयं को भारहीन महसूस करता है। वो स्वयं में कोई भार महसूस नहीं करता है। ऐसा क्यों होता है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पृथ्वी के जो आकर्षण का बल है, पृथ्वी का जो आकर्षण बल है वो अभिकेंद्र बल के समान हो जाता है, इसलिए वो स्वयं को भारहीन महसूस करता है। नेक्स्ट है, आधुनिक शक्तिशाली चुंबक किसके मिश्रण से बनते हैं। तो आधुनिक शक्तिशाली चुंबक जो हैं वो किसके मिश्रण से बनते हैं, एल्युमिनियम, कोबाल्ट और निकेल की मिश्र धातुओं से बनते हैं। ये बहुत ध्यान रखिएगा कि मिश्र धातुओं से बनते हैं। एल्युमिनियम, कोबाल्ट और निकेल की मिश्र धातुओं से शक्तिशाली चुंबक बनते हैं। नेक्स्ट है, किस प्रकार के फोटो प्रिंट की जीवन अवधि सबसे अधिक होती है। तो किस प्रकार के फ़ोटो प्रिंट की जीवन अवधि सबसे अधिक होती है। तो जो ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो होते हैं, श्वेत श्याम प्रिंट, उनकी जो अवधि होती है, जीवन अवधि सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट है, ताम्र की डिस्क में एक छेद है, यदि डिस्क को गर्म किया जाए तो छेद के आकार में क्या परिवर्तन होगा। तो ताम्र की कोई भी डिस्क है, कोई भी प्लेट है, एक मान लीजिए ताम्र की, उसमें एक छेद है। जब हम उस प्लेट को गर्म करेंगे तो छेद जो है वो भरना शुरू हो जाएगा, यानी घटना शुरू हो जाएगा। बढ़ेगा नहीं, घटेगा। छेद का आकार क्या होगा, घटेगा जब हम उसको गर्म करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन सी गैस उच्चतम ऊष्मीय मान रखती है। तो कौन सी गैस है जो उच्चतम ऊष्मीय मान रखती है, वो है प्राकृतिक गैस। ये उच्चतम ऊष्मीय मान रखती है। नेक्स्ट है, नाभिकीय रिएक्टर में कौन सा ईंधन कार्य करता है। नाभिकीय रिएक्टर में कौन सा ईंधन कार्य करता है, यूरेनियम। यूरेनियम जो है वो नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट है, न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉन को किससे अवमंदित किया जाता है। तो किया जाता है मॉडरेटर से। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर नाभिकीय रिएक्टर है और यहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्टर है, ये बहुत ध्यान रखिएगा। तो न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉन को किससे अवमंदित किया जाता है, मॉडरेटर से किया जाता है। नेक्स्ट है, अति लघु समय अंतरालों को, यानी बहुत छोटे छोटे समय अंतरालों को सही मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो परमाणु घड़ियों का प्रयोग किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है, यूरेनियम अंततः किस तत्व के स्थायी आइसोटोप में बदल जाता है। आइसोटोप क्या होते हैं ये अगले वीडियो में बताऊंगी मैं। बहुत सारी चीज़ों के आइसोटोप बताऊंगी मैं, तो आइसोटोप के लिए अगला वीडियो आप वेट करें। तो यूरेनियम अंततः किस तत्व के स्थायी आइसोटोप में बदल जाता है। तो सीसा में बदल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। तो न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग नियामक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट है, प्रकाश क्या है।
बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये प्रकाश का। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में संचालित होती है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है और ये किसके रूप में संचालित होती है? विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में संचालित होती है। प्रकाश की तरंग दैर्ध्य कितनी होती है? तो बिल्कुल इसकी एग्जिट हम तरंग दैर्ध्य बताएं तो 3900 होती है, यानी 3900 से स्टार्ट होती है। अगर बिल्कुल ऐसे ही हम बोले, एक नॉर्मली बोल दे, तो 4000 हम इसको बोल सकते हैं। तो 4000 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है प्रकाश की तरंग दैर्ध्य। ठीक है। नेक्स्ट है विद्युत चुम्बकीय तरंग कैसी होती है? तो विद्युत चुम्बकीय तरंग कैसी होती है? अनुप्रस्थ होती है। जो प्रकाश है ना, विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में कार्य करता है। तो विद्युत चुम्बकीय तरंग जब अनुप्रस्थ होती है तो प्रकाश भी अनुप्रस्थ तरंग ही होगा। ठीक है, क्योंकि जब विद्युत चुम्बकीय तरंग अनुप्रस्थ है तो प्रकाश भी अनुप्रस्थ होगा, क्योंकि प्रकाश जो है वो विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट है फोटॉन सिद्धांत क्या है? फोटॉन सिद्धांत क्या है? इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश जो है वो ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में चलता है, जिन्हें फोटॉन कहते हैं। यही फोटॉन का सिद्धांत है। नेक्स्ट, प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होती है? तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक अगर होती है तो वो होती है वायु में और निर्वात में। वायु और निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। कितनी होती है? 3 × 10⁸ यहाँ पर कीबोर्ड से जो है 10 के ऊपर 8 नहीं बन पा रहा था, इसलिए मैंने ऐसे हिंदी में लिख दिया है। ठीक है, तो आप ऐसे मान लीजिए 3 × 10 के ऊपर ऐसे 8 बना है, 10⁸ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है क्या? प्रकाश की चाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में औसतन कितना समय लगता है? तो प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में औसतन 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लगता है। 16.6 अगर ऑप्शन में है तो आप 16.6 लिखेंगे। मान लीजिए ऐसे ही ऑप्शन में इतना एग्जिट ना दें तो अगर ऑप्शन में 8 मिनट 16 सेकंड भी दिया है और मान लीजिए 16.6 कहीं पर भी नहीं दिया है तो आप 16 को भी टिक कर सकते हैं, 8 मिनट 16 सेकंड को भी आप टिक कर सकते हैं। अगर 16.6 दिया है तब आप 16 को नहीं 16.6 वाले ऑप्शन को टिक करिए, क्योंकि ये एग्जिट बिल्कुल टाइम है। 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लगता है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में। नेक्स्ट है, ये तो था सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना टाइम लगता है। अब चंद्रमा का जो प्रकाश है वो पृथ्वी तक आने में कितना टाइम लगता है? तो वो लगता है 1 मिनट 28 सेकंड का समय लगता है। चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 1 मिनट 28 सेकंड का समय लगता है। नेक्स्ट है प्रकाश के व्यवहार के आधार पर वस्तुओं को कितने भागों में बांटा गया है? अब यहाँ से जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है आपके, वो प्रकाश से रिलेटेड और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। प्रकाश के व्यवहार के आधार पर वस्तुओं को कितने भागों में बांटा गया है? तो निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। सबसे पहला जो है वो है प्रदीप्त वस्तुएं। तो प्रदीप्त वस्तुएं, ये नाम से पता चल रहा है कि कैसी होंगी। वे वस्तुएं जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं, प्रदीप, ठीक है, वो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं, वो प्रदीप्त वस्तुएं होती हैं। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है सूर्य, क्योंकि सूर्य किसी और के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होता, वह स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होता है। तो ये प्रदीप्त वस्तुओं का सबसे अच्छा उदाहरण है सूर्य। और विद्युत बल्ब, इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं जो प्रदीप्त वस्तुएं आती हैं। तो सबसे अच्छा उदाहरण तो सूर्य ही है प्रदीप्त वस्तुओं में, और विद्युत बल्ब भी प्रदीप्त वस्तुएं आती हैं। नेक्स्ट है अप्रदीप्त वस्तुएं। तो अप्रदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं जिनका अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता, लेकिन उन पर प्रकाश डालने पर वे दिखाई देने लगती हैं, जैसे मेज़, कुर्सी, कोई भी चीज़ ले लीजिए आप, ये अप्रदीप्त वस्तुएं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ छूट गई है जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो आप नोट कर लीजिएगा। अप्रदीप्त वस्तुओं का सबसे अच्छा उदाहरण है चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा का भी अपना कोई प्रकाश नहीं होता है, वह सूर्य के प्रकाश से ही दिखाई देता है हमें और चमकता है वो सूर्य के प्रकाश से ही। तो अप्रदीप्त वस्तुओं में चंद्रमा जो है सबसे अच्छा उदाहरण है, आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है पारदर्शक वस्तुएं। जैसे कि नाम से पता चल रहा है पारदर्शक, वे वस्तुएं जिनमें से होकर प्रकाश की किरणें बाहर निकल जाएं, वो होता है पारदर्शक। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? कांच होता है, जल होता है। जल से भी प्रकाश की किरणें पार निकल जाती हैं और कांच से भी। तो कांच, जल, इस टाइप की चीज़ें जो हैं ये पारदर्शक वस्तुएं कहलाती हैं। नेक्स्ट है अर्धपारदर्शक, यानी ना वो पूरी तरह से पारदर्शक है ना अपारदर्शक है, बीच का है, यानी अर्धपारदर्शक वस्तुएं हैं। तो वह वस्तुएं कौन सी होती हैं? ऐसी वस्तुएं जिन पर प्रकाश की किरणें पड़ने से उनका कुछ भाग तो अवशोषित हो जाता है, पर कुछ भाग क्या होता है? बाहर निकल जाता है।
यानी ना तो पूरी तरह से पूरा प्रकाश बाहर निकलता है, ना ही पूरा अवशोषित होता है, कुछ भाग अवशोषित हो जाता है और कुछ बाहर निकल जाता है। तो ये पारदर्शक वस्तुएं होती हैं। इसका उदाहरण क्या है? तेल लगा हुआ कागज़। किसी भी कागज़ पर आप तेल लगा कर देखिए, फिर उसके ऊपर आप प्रकाश डालिए तो जो चीज़ होगी वो अर्धपारदर्शक वस्तु है, यानी उसका कुछ प्रकाश बाहर निकल जाता है और कुछ उसी में अवशोषित हो जाता है। तो अर्धपारदर्शक वस्तु का उदाहरण है तेल लगा हुआ कागज़ आदि। नेक्स्ट है अपारदर्शक, यानी बिल्कुल जिसमें पार नहीं निकलती हैं प्रकाश की किरणें, वो होती हैं अपारदर्शक वस्तुएं। जैसे वे वस्तुएं जिनमें से होकर प्रकाश की किरणें बाहर नहीं निकल पाती, जैसे धातु। कोई भी धातु ले लीजिए, उससे जो है प्रकाश की किरणें बाहर नहीं निकलती हैं, तो वो होती हैं अपारदर्शक वस्तुएं। तो ये तो प्रकाश के व्यवहार के आधार पर भागों में बांटा गया है। प्रदीप्त वस्तुएं, अप्रदीप्त वस्तुएं, पारदर्शक, अर्धपारदर्शक और अपारदर्शक, ये सभी चीज़ें प्रकाश के व्यवहार के आधार पर उसका जो है वर्गीकरण किया गया है। अब देखिए प्रकाश का प्रकीर्णन किसको कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। प्रकाश का प्रकीर्णन किसको कहते हैं? जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल तथा अन्य पदार्थों के अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं। जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल हो या अन्य पदार्थों के अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं, तो इनके द्वारा प्रकाश सभी दिशाओं में प्रसारित हो जाता है, यानी फैल जाता है। क्या होता है? फैल जाता है प्रकाश, क्योंकि जो किरणें धूल के कण होते हैं, अन्य पदार्थों के जो छोटे छोटे कण होते हैं, उनकी वजह से क्या होता है? प्रसारित हो जाता है, ये फैल जाता है, तो सभी दिशाओं में प्रसारित हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। और ध्यान रखिए, बैगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन जो है सबसे अधिक होता है और लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। ये मैंने अपने किसी एक पिछले वीडियो में भी बताया आपको, ये किसी वीडियो में बताया है मैंने कि बैगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। ये वीडियो बना चुकी हूँ मैं, लेकिन इसको मैंने यहाँ पर इसलिए दिया ताकि आपकी सभी चीज़ें एक ही जगह पर हो जाएं। इसलिए बैगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है और लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखिए कि जिस रंग का प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है उसकी तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है, और जिसका प्रकाश का प्रकीर्णन कम होता है उसका तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होती है। जैसे यहाँ पर जो बैगनी रंग है, बैगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक है, तो क्या होगा? तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगी। जब बैगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक है तो तरंगदैर्घ्य बैगनी रंग की सबसे कम होगी। और यहाँ पर देखिए लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम है, तो यहाँ पर तरंगदैर्घ्य इसकी सबसे ज़्यादा होगी। बिल्कुल उल्टा होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आकाश का नीला रंग किसके कारण दिखाई देता है? जो आकाश है वो हमें नीला दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? किसके कारण दिखाई देता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही हमें आकाश का जो है रंग नीला दिखाई देता है। ये चीज़ें आपकी बहुत याद रखने वाली हैं, क्योंकि इसके अलग अलग उदाहरण होते हैं बहुत से, कि तारे टिमटिमाते हुए क्यों दिखाई देते हैं, आकाश नीला रंग क्यों दिखता है आकाश का, इस तरह से बहुत सारे, हीरा हमें चमकता हुआ क्यों दिखाई, तो इन सब की अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग कारणों से दिखता है। तो प्रकाश का प्रकीर्णन जो है वो बहुत ध्यान रखिएगा कि आकाश का नीला रंग जो है वो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है, ठीक है। अब देखिए प्रकाश का परावर्तन क्या है? प्रकाश का परावर्तन क्या है? परावर्तन क्या है? प्रकाश के किसी चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन, जैसे कि नाम से कुछ आइडिया लग रहा है कि प्रकाश जब किसी चिकने पृष्ठ से टकराकर जब वापस लौटता है, उस वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसमें देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसी से रिलेटेड, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण का उपयोग क्या है? तो आँख, कान, नाक और दांत के डॉक्टर के द्वारा उपयोग में लाया जाने वाला जो दर्पण होता है, यानी डॉक्टर्स जो दर्पण का प्रयोग करते हैं, आँख के, कान के, नाक के या दांत के डॉक्टर जो हैं वो जिस दर्पण का प्रयोग करते हैं वो होता है अवतल दर्पण, ठीक है। गाड़ी के हेडलाइट एवं सर्च लाइट में भी और सोलर कुकर में भी अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। तो ये सभी आपके यहाँ पर अवतल दर्पण के उदाहरण हैं। ये बीच में क्वेश्चंस कुछ आगे हैं, परावर्तन पढ़ रहे थे, चलिए उसके क्वेश्चन आगे हैं, आगे देखेंगे। तो ये तो होगा अवतल दर्पण के उदाहरण, ठीक है।
उदाहरण ही है ये कि वो कहाँ कहाँ यूज़ होता है, कहाँ उसका प्रयोग होता है। तो डॉक्टर के द्वारा गाड़ियों में जो हेडलाइट्स होती है, सर्च लाइट होती है, और जो सोलर कुकर में प्रयोग होता है वो अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है उत्तल दर्पण से बने प्रतिबिंब कैसे होते हैं। उत्तल दर्पण की बात हो रही है यहाँ पे। तो उत्तल दर्पण में प्रत्येक दशा में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, ठीक है। उत्तल दर्पण में प्रत्येक दशा में प्रतिबिंब दर्पण के जो है पीछे और उसके ध्रुव और फोकस के बीच वस्तु से छोटा, सीधा एवं आभासी बनता है, ध्यान रखिएगा। ये उत्तल दर्पण की बात हो रही है। नेक्स्ट है उत्तल दर्पण का क्या उपयोग है। अभी ऊपर पढ़ा है अवतल दर्पण का उपयोग, यहाँ पर उत्तल दर्पण के उपयोग की बात हो रही है। तो इसका उपयोग गाड़ी में चालक की सीट के पास पीछे के दृश्य को देखने के लिए किया जाता है। जो गाड़ी में साइड मिरर होता है, साइड मिरर जो पीछे की गाड़ियाँ जो आ रही पीछे की साइड देखने के लिए जो होता है, उसकी बात हो रही है, वहाँ पे उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। चालक की सीट के पास पीछे के दृश्य को देखने के लिए किया जाता है और सोडियम परावर्तक लैंप में किया जाता है उत्तल दर्पण का प्रयोग, ठीक है। नेक्स्ट है प्रकाश के अपवर्तन के कारण घटने वाली घटनाएं। जो ऊपर पढ़ा है हमने प्रकाश का प्रकीर्णन और परावर्तन, यहाँ पर अपवर्तन की बात हो रही है। तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण क्या क्या घटनाएं घटती हैं। द्रव में अंशतः डूबी हुई सीधी छड़ टेढ़ी दिखाई देती है। देखिए आप पानी लीजिए किसी ग्लास में, उसमें एक पेंसिल डुबाइए, वो आधी डूबी हुई है, लेकिन क्या होता है वो सीधी दिखने के बजाय कैसे टेढ़ी दिखती है। देखा ही होगा आपने बचपन में ये चीज़ें जब हमने साइंस पढ़ी है। तो द्रव में अंशतः डूबी हुई सीधी छड़ टेढ़ी दिखाई पड़ती है, क्यों। प्रकाश के अपवर्तन के कारण ऐसा होता है कि वह सीधी छड़ भी हमें टेढ़ी दिखाई देती है। दूसरा क्या है अपवर्तन का उदाहरण, तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद भी सूर्य का दिखाई देना। पानी से भरे बर्तन में तली में पड़ा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना। या नदी समुद्र में जो मछलियाँ होती हैं, तली में अगर कोई मछलियाँ हैं तल में, तो वो वास्तविक जगह से थोड़ी ऊपर उठी हुई दिखाई देती हैं। ये सब प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है। नेक्स्ट देखिए प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्या चीज़ आवश्यक है। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए निम्न 2 शर्तों का पूरा होना अनिवार्य है। पहला क्या है, प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही हो, ठीक है। प्रकाश की किरण जो है सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही हो। दूसरा क्या है, आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा हो। ये 2 शर्तें आवश्यक हैं, आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा हो। नेक्स्ट है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण। ये जो उदाहरण है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि द्रव में डूबी हुई जो छड़ है, सीधी छड़, वो हमें टेढ़ी किस की वजह से दिखाई देती है, या शीशे में आई दरार क्यों चमकती, किसकी वजह से। तो ये चीज़ें जो है उदाहरण जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका बहुत ध्यान रखिएगा। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के जो उदाहरण है वो है हीरे का चमकना, रेगिस्तान में मरीचिका का बनना, जल में पड़ी परख नली का चमकना, कांच में आई दरार का चमकना। तो हीरे का चमकना, रेगिस्तान में मरीचिका का बनना, जल में पड़ी परख नली का चमकना और कांच में आई दरार का चमकना, ये सब किसकी वजह से होते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से होते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है संघनन किसे कहते हैं। संघनन किसे कहते हैं, गैस जो होती है, गैस से द्रव बनने की क्रिया को संघनन कहते हैं। गैस जब द्रव में बदल जाती है तो उस क्रिया को संघनन कहते हैं। ये वाष्पन के बिल्कुल विपरीत होता है, यानी उल्टा होता है। वाष्पन कैसे बनता है, द्रव से बनता है, और संघनन गैस से बनता है, तो ये बिल्कुल उल्टा है। और संघनन का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, वर्षा। वर्षा जो होती, बरसात होती है, ये संघनन का एक अच्छा उदाहरण है, संघनन ही है। जो वर्षा होती है ये संघनन का ही एक रूप है, और संघनन की ही वजह से तो वर्षा होती है, गैस से द्रव में बदल जाती है। गैस होती है और फिर वो द्रव में बदलकर बारिश हो जाती है। तो संघनन किसे कहते हैं, गैस से द्रव बनने की क्रिया को संघनन कहते हैं। और वाष्पन किसको कहते हैं, जो द्रव से गैस बनती है उसको वाष्पन कहते हैं। जैसे हम पानी गर्म करते हैं तो जब पानी गर्म होता है तो भाप उठती है ना, तो वो गैस हुई, तो ये वाष्पन हुआ। और संघनन इसका उल्टा है। संघनन में क्या होता है, जो वाष्प उठती है समुद्र से, मान लीजिए जो वाष्प उठी सब ऊपर जो है जमा हो रही है, जब वो ठंडी होके और जो बारिश के रूप में जब नीचे आती है तो वह द्रव बन जाता है, तो यही है संघनन, ठीक है। नेक्स्ट, संघनन कब अधिक होता है, मतलब संघनन कब अधिक होता है, बड़े पृष्ठ क्षेत्र और कम ताप पर संघनन अधिक होता है। बड़े पृष्ठ क्षेत्र और कम ताप पर संघनन अधिक होता है। नेक्स्ट है आर्द्रता किसे कहते हैं।
आर्द्रता किसे कहते हैं? वायु की नमी को आर्द्रता कहते हैं। बहुत ही सिंपल है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। आर्द्रता किसे कहते हैं? वायु की नमी को आर्द्रता कहते हैं। ओस की बूंदें कैसे बनती हैं? तो ओस की बूंदें कैसे बनती हैं? जल वाष्प के संघनन से ओस की बूंदें बनती हैं। जो जल वाष्प होता है उसके संघनन से ओस की बूंदें बनती हैं। तो यहाँ पर आपने संघनन से कुछ क्वेश्चंस देखे हैं। अगले वीडियो में मैं इसको संघनन को डिटेल में पढ़ाऊँगी। संघनन और वाष्पन ये सब चीज़ें कैसे होती हैं, किस पर ज़्यादा होती हैं, इनके क्या क्या उदाहरण, जैसे कोहरा है या और भी चीज़ें बहुत सारी, जो इसका पूरा डिटेल में अलग से एक वीडियो बना दूँगी। यहाँ पर जो कुछ क्वेश्चंस मैंने ऐड कर दिए हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट है इसलिए। फ्रेंड्स वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।